नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों से, राज्यों की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी देने का वित्त मंत्री का ऐलान। अगले साल तक सुलझा लिया जाएगा असम अरुणाचल सीमा विवाद। अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन के स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन। कहा, पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने के प्रयास जारी। मंकी पॉक्स को लेकर भारत में भी बढ़ी चिंता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, लापरवाही नहीं बरतने की सलाह। एनसीडीसी आईसीएमआर की स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश। तीरंदाजी विश्व कप में भारत का जलवा। पुरुष कंपाउंड टीम ने जीता स्वर्ण। मोहन भारद्वाज को रजत पदक। बधिर ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से मिले प्रधानमंत्री। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 7 लाख से अधिक प्रभावित। केरल में जारी रहेगी भारी बारिश, खोले गए 2 बांधों के फाटक। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद पुस्तकालय में आईसीसीआर प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के तहत स्टडी विजिट पर भारत आया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए विश्व के लोकतांत्रिक देशों के युवा नेता भारत और यहाँ की समृद्ध प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक मूल्यों से परिचित हो रहे हैं। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन घोटाला मामले में कई शहरों में ब्रोकर्स के 10 से अधिक परिसरों की तलाशी ली। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण और समूह के ऑपरेटिंग अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एकीकरण संबंधी अधिनियम कल से लागू हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त और इसी सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी कुमार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2323 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,996 रह गई है। मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.75% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 192 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,32,000 से अधिक टीके लगाए गए। 16 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। उत्तर कोरिया में करीब 2,20,000 और लोगों में बुखार के लक्षण पाए गए हैं। वहीं उसके नेता किम जोंग उन ने कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने में प्रगति होने का दावा किया है। उत्तर कोरिया की 2.6 करोड़ की आबादी ने कोविड रोधी टीके की खुराक नहीं ली है। ऑस्ट्रेलिया में हुए मतदान के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के गठबंधन की तुलना में विपक्षी लेबर पार्टी के सरकार बनाने की अधिक संभावना दिखाई दे रही है। चुनाव का परिणाम एक दुर्लभ त्रिशंकु संसद के रूप में भी निकल सकता है। अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची से उन 5 आतंकी समूहों को हटा दिया है जिनके बारे में माना जाता है कि ये सभी निष्क्रिय हो चुके हैं। हालांकि अल-कायदा को सूची में बरकरार रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $40 अरब की नई सहायता से जुड़े विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली इस सहायता में से $20 अरब की सहायता यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए है। जर्मनी में आए तूफान के चलते 3 बवंडर पैदा हो गए हैं, जिसके चलते देश के एक पश्चिमी शहर में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी राज्य नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पेट्रोल 9 रुपए और 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया है। इसके साथ ही सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश, पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इसमें गिरावट की खबर सामने आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए शालिनी, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि देखिए इधर के दिनों में जो दो चीज़ें बड़ी कह सकते हैं कि लोगों को तंग कर रही थी और ख़ास करके सरकार भी इससे परेशान थी कि अगर कंज्यूमर इंटरेस्ट लोगों का घट गया तो फिर अर्थव्यवस्था जो है उसमें ठहराव आ जाता है, और अर्थव्यवस्था में ठहराव आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे जो काम हैं वो रुक जाते हैं, जिसमें कि कल्याणकारी योजनाएँ भी होती है उसमें भी रुक जाता है, क्योंकि सरकार को भी राजस्व की ज़रूरत होती है और सरकार उस राजस्व के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएँ चलाती है। लेकिन इसके बीच में एक संतुलन बहुत जरूरी होता है, और इसी संतुलन को स्थापित करने के लिए सरकार ने आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें घटाने की घोषणा की है। क्योंकि इससे होगा क्या कि उपभोक्ताओं की जो रुचि है बढ़ेगी और उसके बाद उपभोग में बढ़ावा होगा, और जब उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ती है, उपभोग बढ़ता है, तो उसके बाद सरकार को भी टैक्स आना शुरू हो जाता है। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी जैसी बन जाती है कि जिसमें आप अगर कीमतें कम करते हैं, महंगाई कम होती है, तो लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, और लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पे एक सरकार ने बहुत ही दूरदर्शी कदम उठाया है, जिससे कि सरकार की जो एक कई बार कहते हैं कि लोगों को लगता है कि बदनामी हो रही है, तो वह बदनामी से बचती है और अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूत ढांचा मिलता है। और मैं शालिनी बताऊं कि इसके अलावा ये जो पेट्रोल डीजलों की कीमत में जो कमी की गई है, उसके अलावा सरकार ने 2 काम और किए हैं। एक तो ये किया है कि जो आयरन के जो लौह कई मामले ऐसे स्टील के ऐसे अवयव होते हैं जो बाहर से मंगाए जाते हैं, उन पर इंपोर्ट टैक्स घटाया गया है, और उस पर जो एक्सपोर्ट की लेवी है थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। मतलब कि अगर घरेलू अवसंरचना का निर्माण हो रहा हो तो उसमें स्टील की कोई कमी नहीं हो, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर स्टील की कीमतों में भी उछाल आता है तो भारत के जो आधारभूत संरचना का निर्माण है या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई कमी ना आए, उस पर नकारात्मक असर न पड़े, इसका भी ख्याल रखा गया है। उसके अलावा सरकार ने कहा है कि सीमेंट की कीमतों पर भी काबू पाया जाएगा, और उसके अलावा सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, फर्टिलाइजर की उपलब्धता को बढ़ाने के कामों पर भी विचार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत घटने से बहुत सारी अन्य जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बढ़ने की संभावना बनती है, और उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि राज्य सरकार भी अपने जो एक्साइज ड्यूटी है उस एक्साइज ड्यूटी को कम करे ताकि जनता को और भी राहत मिल पाए। शालिनी जी, धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद अगले साल तक सुलझने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 सालों के दौरान 9000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र क्षेत्र में शांति और विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि असम के बोडोलैंड क्षेत्र में उग्रवाद को बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर के माध्यम से सुलझाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए त्रिस्तरीय एजेंडा तैयार किया गया है। सालों से मेघालय और अरुणाचल की, अब मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी उसका भी 60% से ज्यादा डिस्प्यूट एरिया को आज शांति के साथ सुलझा दिया गया, और मुझे आशा है अरुणाचल और असम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन आश्रम का दौरा किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का चुनाव क्षेत्रों से संबंधित आदेश लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कल अधिसूचना जारी की थी।
चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन के तहत आयोग ने जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया है, जिनमें से 47 कश्मीर संभाग में और 43 जम्मू संभाग में है। पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। 2 सीटों पर कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। आयोग ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए आरक्षित 24 सीटों का परिसीमन नहीं किया है। अब बात संक्रामक रोग मंकी पॉक्स की। 11 देशों के करीब 80 लोगों में विषाणु रोग मंकी पॉक्स से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये रोग और अधिक फैल सकता है। दुनिया के कुछ देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में हवाई अड्डों और बंदरगाहों के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा कर लौटे किसी भी बीमार यात्री को अलग कर दिया जाए और नमूने जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की BSL 4 सुविधा वाली प्रयोगशाला को भेजने का निर्देश दिया गया है। मंकी पॉक्स ज्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के हिस्सों में रिपोर्ट किया जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 9 यूरोपीय देशों में भी इसके केस तेजी से बढ़ते हुए देखे गए हैं। WHO ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि 50 दूसरे संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। संगठन ने कहा कि वो प्रभावित देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके रोगियों का पता लगाएगा और पीड़ितों की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 23 और 24 तारीख को जापान की यात्रा पर जाएंगे। बैठक में क्वाड नेताओं को हिंद प्रशांत से जुड़े घटनाक्रम, साझा हितों से जुड़े समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान 24 मई को जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री किशिदा के साथ ये बैठक दोनों नेताओं को मार्च 2022 में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा से आगे संवाद को ले जाने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री 24 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi will travel to Japan on an official visit next week on 23-24 May to participate in the Quad Leaders Summit in Tokyo at the invitation of Prime Minister of Japan, His Excellency Fumio Kishida. Apart from participating in the Quad Summit, Prime Minister would also hold bilateral meetings with the President of the US, Prime Minister of Japan, and with Prime Minister of Australia. The Prime Minister would also engage with the Japanese business community and the Indian diaspora during his stay in Tokyo. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 से 15 मई तक ब्राजील के कैक्सियस डो सुल में आयोजित बधिर ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल की मेजबानी की। खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव और मान बढ़ाया है। एथलीटों ने अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। भारतीय बधिर ओलंपिक टीम 16 पदक के साथ पहली बार तालिका में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुई। टीम ने 2017 में सिर्फ 5 पदक हासिल किए थे। ब्राजील में भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धाओं में से 5 में जीत हासिल की। जिन भी खिलाड़ियों ने इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, उन्होंने पूरे देश के सामने हौसले का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुछ लोग होंगे जो मेडल तक शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि उस मेडल ने आपको देख लिया है। अब वो मेडल आपका इंतजार कर रहा है। वो मेडल आपका इंतजार कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि अब आप पीछे हैं। आप जरूर सिद्धि प्राप्त करेंगे। देश की आजादी के 75 साल और आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच में भारत की यादगार उपस्थिति की पहल की है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 से 26 मई तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और हरदीप सिंह पुरी सहित मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत को अपने मजबूत आर्थिक विकास और स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों के मद्देनजर एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में पेश करने का एक मंच होगा। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राज्यवार खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ। Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset View. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सकारात्मक भाव बनाए रखने की नसीहत दी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ई विधान व्यवस्था और 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन कहा कि नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने देश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चंद्रशेखर राव सप्ताह भर के अपने दौरे के तहत दिल्ली में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ दक्षिण मोती बाग में दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने चाय के बागान में काम करने वाले समुदाय के लोगों के कल्याण और उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनके परिश्रम की वजह से असम की चाय मशहूर है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करने, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर जीवाश्म ईंधन के प्रभाव को कम करने के लिए ये जरूरी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी से उनकी बेटी अंकिता की प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर अवैध नियुक्ति के मामले में लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंकिता अधिकारी को सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद से बर्खास्त कर दिया है और 41 महीने का वेतन लौटाने को कहा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने के बाद आज मलबे से 3 और मजदूरों के शव बरामद किए गए, जिससे इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। दोबारा भूस्खलन की वजह से शुक्रवार शाम को तलाशी अभियान रोक दिया गया था। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 29 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि 7.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुस गया है। वहीं लगातार भूस्खलन से प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। एएसडीएमए के मुताबिक प्रभावित लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। साथ ही केंद्र की ओर से राहत वितरण का काम भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक
दक्षिण पश्चिम हवाओं की वजह से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। केरल के कम से कम 10 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि इडुक्की जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कल्लारकुट्टी और पंबला बांधों के फाटक खोल दिए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। वहीं मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कर्नाटक के कई जिलों में मूसलाधार बारिश अपना कहर बरपा रही है। राजधानी बेंगलुरु समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने यहां 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका में लागू आपातकाल को हटा लिया गया है। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था। देश में कानून व्यवस्था में सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया गया। श्रीलंका में सरकार समर्थक और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार आपातकाल लागू किया था। ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना श्रीलंका कर रहा है। इस बीच भारत और जापान आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को लाखों डॉलर की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि चावल, दवाएं और दूध के पाउडर जैसी तात्कालिक सहायता सामग्री लेकर एक भारतीय पोत रविवार को कोलंबो पहुंचेगा। पहली खेप में 9,000 मीट्रिक टन चावल, 200 मीट्रिक टन दूध का पाउडर और 24 मीट्रिक टन दवाएं शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य 45 करोड़ रुपए है। जापान ने भी विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत 15 लाख अमेरिकी डॉलर के खाद्य राशन और स्कूली भोजन की सहायता देने की घोषणा की है। इस बीच भारत ने बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को दी गई ऋण सुविधा के तहत 40,000 टन डीजल की एक अतिरिक्त खेप भेजी है। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी। इस राशि का इस्तेमाल श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जाना है। अब बात रूस यूक्रेन की। रूस ने मारियोपोल पर कब्जा करने का दावा किया, जो युद्ध में उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है। करीब 3 महीने तक रूसी सैनिकों की घेराबंदी में रहा ये बंदरगाह शहर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। यहाँ 20,000 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की आशंका है। रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारियोपोल में अजोतवस्तल इस्पात संयंत्र और पूरे शहर की पूरी तरह मुक्ति की जानकारी दी। ये इस्पात संयंत्र यूक्रेनी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। हालांकि अभी यूक्रेन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। अब तक संयंत्र में छिपे कुल 2,439 यूक्रेनी लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने पर सैनिकों को रूस ने बंदी बना लिया और कुछ को दूरस्थ स्थानों पर ले जाया गया। वहीं यूक्रेन के कई इलाकों में संघर्ष अभी जारी है। रूस लगातार इन इलाकों में बमबारी कर रहा है। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व कप चरण में स्वर्ण पदक जीता। पहले 2 दौर में पिछड़ने के बाद अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की टुकड़ी ने यह कामयाबी हासिल की। उन्होंने फ्रांस की टीम को हराकर दूसरे चरण में स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। कंपाउंड स्पर्धा में भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर विश्व कप चरण 2 में अपना अभियान 5 पदक के साथ समाप्त किया। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में स्थित राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने वीरभूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के कई और नेताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं श्रीनगर के बोटेनिकल गार्डन में चल रहे फ्लावर शो की खास तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी।